हेलो दोस्तों, आप लोग का फिर से स्वागत है मेरे चैनल प्रिपेयर विथ मी में। ये नई वीडियो फिर से मैं प्रीवियस ईयर पेपर को प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। ये पेपर टू का, आप जानते हैं सीटेट में पेपर वन और पेपर टू होता है, तो ये पेपर टू का जो जूनियर लेवल का एग्ज़ाम होता है उसका मैथ का पेपर है। मैथ के पेपर में लगभग 20 क्वेश्चन कंटेंट के और 10 क्वेश्चन पेडागोजी से पूछे जाते हैं। ये वीडियो भी फिर से कंटेंट पर ही होने वाला है, पेडागोजी की सेपरेट वीडियोस मैं बनाऊंगा। अभी सिर्फ मैं कंटेंट के उन 20 क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा। ये जूनियर लेवल का एग्जाम है जो पेपर टू होता है, तो इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से ट्रिकी और थोड़े से इनका जो लेवल है वो एक लेवल ऊपर होता है जो प्राइमरी लेवल के जो पेपर होता है मैथ के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो इस एग्जाम में पूछा गया था, ये आप देख सकते हैं, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। आप जानते होंगे, आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ बैग कंटेन 3 वाइट बॉल्स। देखिए, वाइट बॉल है वो 3 है, ब्लू बॉल जो नीले बॉल हैं ये 2 दिए हुए हैं, एंड 5 रेड बॉल्स, और जो रेड बॉल हैं ये 5 दिए हुए हैं। वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। अब कह रहा कि एक बैग में ये टोटल 10 बॉल रखे हुए हैं और एक बॉल इसमें से निकाला जाता है। ठीक है, पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज नॉट रेड। जो बॉल निकाला गया है वो रेड नहीं है। देखिए, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है कि पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, जो हमें चाहिए, पॉसिबल आउटकम जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है, अपॉन टोटल आउटकम। अब आपको पता है कि कह रहा है कि एक बैग से एक बॉल निकाला जाता है, तो टोटल आउटकम जो नीचे है वो क्या होगा? आप जानते हैं टोटल बॉल कितने हैं। अब या तो ये 3 बॉल निकाली जा सकते हैं, या दो, या ये 5, तो टोटल आउटकम कितने होंगे? टोटल आउटकम 10 होंगे। इसी 10 में से तो कोई बॉल निकलेगा बाहर। अब कह रहा है कि द बॉल ड्रॉन इज नॉट रेड। वो कौन से बॉल हैं जो रेड नहीं है, लाल नहीं है, तो कौन कौन से हैं? या तो 3 वाइट बॉल हो सकते हैं, निकल सकते हैं, या फिर 2 ब्लू बॉल निकल सकते हैं, यही तो है। तो टोटल कितना प्रोबेबिलिटी हुआ? 5 ऊपर और नीचे 10, 5/10, ये हो जाएगा 1/2। तो इसका आंसर हो जाएगा ये थर्ड वाला, 1/2। ठीक है, सिंपल है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फिर से ये मीडियन निकालना है। आपको मैंने पिछले वीडियो में मीन और मीडियन निकालने का बताया था, वो वीडियो मैं लिंक में शेयर कर दूंगा, उसको आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक डेटा दिया हुआ है, टोटल टोटल 15 डिजिट्स दिए हुए हैं, और कह रहा है कि इसका मीडियन निकालना है। मीडियन नहीं निकालना है, इसमें कह रहा है कि इफ 8 इज रिप्लेस्ड बाई 18 देन द मीडियन ऑफ द डेटा इज वाई। व्हाट इज द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ये जिनको इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत होती है वो नीचे हिंदी में क्वेश्चन दिया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। तो इन क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं? सबसे पहले हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर मतलब आप जानते हैं, छोटे से बड़ा। ये जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं, जो डेटा दिया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, छोटे से बड़े में इसको पहले लिख लेंगे। तो सबसे छोटा 8 है, फिर 9 है, उसके बाद से 13 है। 13 2 बार है, तो हमने 13 लिख लिया। उसके बाद से 14, 14 टोटल 4 बार है, तो 14 लिख लेंगे 4 बार। ठीक है, इसके बाद से 15 है, 15 टोटल 3 बार है, तो हमने 15 लिख लिया 3 बार। उसके बाद से क्या है, 2 बार 16 है, 2 बार 17 है, 2 बार 16 है और 2 बार 17 है। टोटल ये 15 है। ठीक है, टोटल 15 है। अब कह रहा है कि इसका मीडियन क्या है, एक्स है। ठीक है, अब इसके मीडियन की बात करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 15 है। 15 एक ऑड नंबर है। ठीक है, तो मैंने मीडियन में पिछले वीडियो में बताया था कि अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स दिए हुए हैं तो इसका मीडियन कैसे निकालते हैं? n+1/2th टर्म, यही होता है। टोटल कितने टर्म्स हैं? 15 है। आप इसको काउंट करिए, तो ये 15 है, तो 15 + 1 16, 16/2th टर्म, यानी कि 8th टर्म जो है ये इसका मीडियन होगा।
ये जब नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, एक ऑड नंबर है, ये 15 है, 15 ऑड नंबर है, तो आठवां कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवां है 14। आप देख सकते हैं, तो इसका x का वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया 14। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 8 इज रिप्लेस्ड बाई 18, यहाँ पे देखिए इफ 8 इज रिप्लेस्ड बाई 18, ये जो 8 है इसकी जगह पे अगर 18 हो जाए, तो आप देख सकते हैं कि 18 जो होगा वो कहाँ पे होगा, ये 17 के बाद होगा, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो ठीक है। देन द मीडियन, अब जो मीडियन है वो क्या है, y है। अब y जब निकालना है तो आप देख सकते हैं कि ये टोटल टर्म्स कितना है, 15 है, टर्म्स में तो चेंज हुआ नहीं, तो उसका मीडियन कौन सा होगा, एट्थ टर्म। तो फिर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब एट्थ टर्म क्या है, ये 15 है, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 15। ठीक है, और पूछ रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ x एंड y, x प्लस वाई कितना होगा, 15 प्लस 14 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 29। ये हमारा आ गया आंसर। देखिए समझाने में थोड़ा टाइम लग सकता है, जब आप इसको करेंगे तो ये बहुत टाइम टेकिंग नहीं है, 15 से 20 सेकेंड में ये सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, कह रहा है कि वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 5 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल का, यहाँ पे मैं पिक्चर रिप्रेजेंटेशन कर दे रहा हूँ, एक ट्राइंगल का एक साइड है 5 सेंटीमीटर, दूसरा साइड है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड इट्स पेरीमीटर इज p, और इसका पेरीमीटर है p। पेरीमीटर आप जानते हैं क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। जब तीनों साइड को हम जोड़ देंगे तो उसको हम कहते हैं पेरीमीटर, ये तो आप जानते हैं, ठीक है। अब कह रहा है द लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ p इज, मतलब सब p का, पेरीमीटर का सबसे छोटा, लीस्ट मान सबसे छोटा वैल्यू, और सबसे ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा वैल्यू, ये क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत सारे लोग हैं जो मैथ्स के जो प्रॉपर्टीज हैं उनको याद नहीं होगा, तो उनको मैं बता दूं कि जब आप ट्रायंगल चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो उसमें दिया होता है, आप ट्रायंगल की दो प्रॉपर्टी इसमें याद रखने की जरूरत है। अगर नहीं याद है तो इस बार मैं बता रहा हूँ, इसको आप याद कर लीजिए। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि सम ऑफ टू साइड्स, दो साइड का जो सम है, सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। मतलब दो साइड को अगर हम जोड़ते हैं तो वो तीसरे साइड से हमेशा बड़ा होगा। एक ये प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की, ये आपको याद रखनी है। और दूसरी प्रॉपर्टी है कि डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, अगर दो साइड को अगर हम एक दूसरे में घटा दें, बड़े से छोटे में घटा दें, तो ये हमेशा क्या होता है, ये स्मॉल होता है थर्ड साइड से, ये तीसरे साइड से छोटा होता है। बस इसी दो प्रॉपर्टी का यूज करके इसका आंसर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए, आप देख सकते हैं सम ऑफ टू साइड्स क्या होगा, 15 दिया हुआ है। अगर हम पहले प्रॉपर्टी की बात करें यहाँ पे, तो सम ऑफ टू साइड्स क्या दिया हुआ है, 15। ये हमेशा तीसरे साइड से बड़ा होगा, इससे हमेशा बड़ा होगा। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये एक इंटीजर है, ठीक है। इंटीजर का यहाँ पे महत्व है, वैल्यू है। तो देखिए कह रहा है कि इंटीजर है, सम ऑफ टू साइड्स कितना है, 15। तो मैक्सिमम वैल्यू थर्ड साइड का क्या होगा, वो 15 से छोटा ही होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 14 हो सकता है, ठीक है। अब पेरीमीटर क्या होगा, अब इसकी अगर वैल्यू 14 हो गई तो पेरीमीटर कितना होगा, तो ये हो जाएगा 29। पेरीमीटर आप जानते हैं तीनों साइड को सम करने पे पेरीमीटर होता है, तो 5 प्लस 10 प्लस 14, ये हो गया 29, ठीक है। आप देख सकते हैं अब यहाँ पे दो ऑप्शन है जिसमें 29 है। अब हमें लीस्ट निकालना है कि लीस्ट कौन सा है। अब यहाँ पे दूसरे प्रॉपर्टी का यूज हम करेंगे, कह रहा है डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, दो साइड्स का डिफरेंस मीन्स दो साइड दिया हुआ है 5 और 10, तो इसका डिफरेंस कितना हुआ, 5। डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज स्मॉलर देन द थर्ड साइड, तो वैल्यू क्या होगी, मतलब लीस्ट वैल्यू क्या होगी, सबसे छोटी वैल्यू,
6 हो सकती है, क्योंकि इससे छोटा ही डिफरेंस होना चाहिए, और एक इंटीजर है तो 5 के बाद 6 होता है। बहुत इजी है समझना। कह रहा है डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज स्मॉलर देन थर्ड साइड। दो साइड को अगर घटाते हैं तो वो तीसरे साइड से छोटा होना चाहिए। दो साइड्स को घटाते हैं तो हमें कितना आ रहा है, 5। दो साइड दिया है ना, एक 5 दिया है और एक 10 दिया है, तो इन दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो 5 आता है, और ये हमेशा थर्ड साइड से छोटा होना चाहिए। तो थर्ड साइड से छोटा में लीस्ट वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। तो लीस्ट वैल्यू हमें पता चल गया तीसरे साइड का 6 है, एक साइड 5 है, दूसरा साइड 10 है, और लीस्ट वैल्यू तीसरे साइड का क्या होगा, 6 होगा। तो टोटल लीस्ट वैल्यू पेरीमीटर का क्या हो सकता है, 21। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका आंसर नंबर 2 होगा, 21 एंड 29 दिया है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। ये प्रॉपर्टी अगर अभी तक याद नहीं था तो अब याद कर लेंगे, इसका यूज अगर कहीं आएगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को इन प्रॉपर्टीज की मदद से हम करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, ये भी एक ट्रायंगल का क्वेश्चन है, आपने सिमिलैरिटी पढ़ा होगा। समान सिमिलैरिटी ट्रायंगल्स में एक टॉपिक था जो आपने पढ़ा होगा, तो ये उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए, कह रहा है दो ट्रायंगल हैं, दो ट्रायंगल मैं बना लेता हूं, ए बी एंड सी। ए बी सी, ये एक ट्रायंगल है, और दूसरा ट्रायंगल है डी ई एंड एफ। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एंगल सी जो है वो एंगल एफ के बराबर होता है। एंगल सी और एंगल एफ बराबर है, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है। दूसरा कह रहा है कि ए सी जो है वो डी एफ के बराबर है। ए सी जो है ये डी एफ के बराबर है। और तीसरा कह रहा है बी सी जो है वो ई एफ के बराबर है। ये जो साइड है बी सी, ये ई एफ के बराबर दिया हुआ है। कह रहा है इफ ए बी इज इक्वल टू 2x-1, अगर ये ए बी की साइड है ये 2x-1 है, एंड डी ई इज 5x-4, डी ई जो है ये 5x-4 है, देन वैल्यू ऑफ x हमें निकालना है। अब देखिए सिमिलैरिटी में आपने पढ़ा होगा एस ए एस, अगर दो साइड और एक एंगल बराबर है तो दोनों ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर होता है, समान होता है। आप देख सकते हैं दो साइड ए सी एंड बी सी और डी एफ एंड डी एफ, दो साइड बराबर हैं और ये एंगल बराबर है, तो एस ए एस मेथड से ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। और सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि इनके साइड का रेशियो बराबर होता है। जैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन, ये सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, ए सी अपॉन डी एफ, ये बराबर होता है किसके, बी सी अपॉन ई एफ। ठीक है, अब ए बी की जगह पे हम ए बी का वैल्यू रखते हैं, वो क्या है 2x-1। डी ई की जगह पे डी ई की वैल्यू रख दें, ये है 5x-4 इज इक्वल टू। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि जो ए सी है, और ये देखिए क्वेश्चन में दिया है कि जो ए सी है और डी एफ है वो बराबर है, तो ए सी को हम डी एफ लिख सकते हैं, दोनों बराबर है, तो डी एफ अपॉन डी एफ, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना 1। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे सॉल्व करने के लिए, तो फाइनली हमारे पास क्या आएगा 2x-1 इज इक्वल टू 5x-4। मैं बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ, आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में आप आसानी से कर सकते हैं। -1 -4 को इधर लाएंगे तो ये +4 हो जाएगा, और 2x को हम इधर भेज देंगे तो वो 5x-2x हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, हो जाएगा 1। मैं इतने डिटेल में समझा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रॉपर्टीज़ नहीं पता होगी सिमिलरिटी की, लेकिन आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको दिमाग में ही कैलकुलेशन कर सकते हैं अगर आपको प्रॉपर्टीज़ पता होंगी तो इसका आंसर हो जाएगा 4, मतलब वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि
तीन एंगल्स दिए हुए हैं, एक एंगल है x, दूसरा एंगल है 3x + 20 और तीसरा एंगल है 6x। आप जानते हैं कि एक ट्रायंगल की ही प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होता है 180 डिग्री। अगर तीन एंगल्स हैं तो किसी भी ट्रायंगल का a + b + c होता है 180 डिग्री। तो इसका मतलब कि ये तीन जो एंगल दिए हुए हैं इनका भी सम कितना होगा, ये होगा 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ से 639 + 1 10x + 20 = हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ से 10x हो जाएगा। ये फिर से मैं डिटेल में कैलकुलेट कर रहा हूँ, ऐसे आपको नहीं करना है, आप इसको मन में कैलकुलेट कर सकते हैं। x = 16 डिग्री, x की वैल्यू आ गई 16। ठीक है, तो एक वैल्यू है x, तो वो हो गया 16 डिग्री। दूसरी वैल्यू है 3x + 20, तो वो हो जाएगा कितना 68 डिग्री। ठीक है, x की जगह पे अगर हम 16 रखते हैं तो 16 3 × 48 + 20 68, और तीसरी एंगल कितनी है 96 डिग्री। ये हमें ट्रायंगल के तीनों एंगल के बारे में पता चल गया। ठीक है, अब पूछ रहा है कि ये जो ट्रायंगल है ये इन चारों में से कौन सा है। पहला है एक्यूट। अब आप बताइए एक्यूट ट्रायंगल किसे कहते हैं। एक्यूट ट्रायंगल वो होता है, ध्यान से सुनिए, जिसके सारे डिग्री 90 डिग्री से कम हो। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि एक डिग्री जो है ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो इसलिए एक्यूट नहीं होगा। ठीक है, दूसरा कह रहा है राइट। राइट ट्रायंगल कौन से होता है, जिसमें कम से कम एक डिग्री 90 डिग्री के बराबर होने चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल में एक डिग्री जो होती है, एक एंगल, वो 90 डिग्री के बराबर होता है। इसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं है, तो ये दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। तीसरा है आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, वो ट्रायंगल जिसके दो एंगल कम से कम बराबर हो। ठीक है, इसमें कोई भी दो एंगल बराबर तो है नहीं, तो आइसोसेलेस भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा, ऑब्ट्यूज। फोर्थ, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल क्या होता है। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल वो होता है जिसमें कम से कम एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए एक एंगल, उसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। आप ये देखिए, ये 96 डिग्री है, एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ठीक है, सिंपल है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, दो इसमें टर्म्स आप देखिए, एक है समपूरक और दूसरा है पूरक, सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट। देखिए, अगर कोई एंगल दिया हुआ है, कोई कोण दिया हुआ है, एक एंगल दिया है ए, तो इसका सप्लीमेंट होता है 180 - ए। कोई भी एंगल दिया हुआ है तो इसका सप्लीमेंट होता है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा, सप्लीमेंट होता है 180 - ए, और कॉम्प्लीमेंट होता है 90 - ए। कोई भी अगर एक एंगल दिया हुआ है तो, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट होता है 90 - ए और सप्लीमेंट होता है 180 - ए डिग्री, जो भी डिग्री दिया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेजर ऑफ एन एंगल फॉर विच द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट इज 4 टाइम्स द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। अब कह रहा, हमने मान लिया कि जो एंगल है वो ए डिग्री है। ठीक है, तो कह रहा है कि मेजर ऑफ द सप्लीमेंट, सप्लीमेंट का मेजर कितना होगा 180 - ए, तो 180 - ए डिग्री इज 4 टाइम्स, ऊपर क्वेश्चन में देखिए 4 टाइम्स मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ये किसके बराबर है, ये इज 4 टाइम्स मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा 90 - ए। ये इक्वेशन हो गया, यहाँ से हम ए निकाल लेंगे। फाइंड द एंगल, हमें एंगल निकालना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 180 - ए इज इक्वल टू 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको ये पता होगा कैलकुलेशन करना, तो 90 से मल्टीप्लाई करेंगे और ए से भी मल्टीप्लाई करेंगे। -4a को इधर भेज देते हैं तो वो प्लस हो जाएगा। 4a - ए इज इक्वल टू 360 - 180 डिग्री। ठीक है, 4a - ए ये हो जाएगा 3a
इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको यहाँ ऊपर कर दे रहा, तो A इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री डिवाइड बाई A जो है ये क्या 3 जो है ये क्या होगा, इसके नीचे आ जाएगा, तो डिवाइड बाई 3, तो A की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। आपको समझ में आया? कॉम्प्लीमेंट डिग्री और कॉम्प्लीमेंट एंगल और सप्लीमेंट एंगल किसे कहते हैं, तो उसका यूज करके हम यहाँ निकाल लिए जो एंगल है वो कितना है 60 डिग्री। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, इसको भी मैं समझा देता हूँ। देखिए कोई भी 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, इसके 3 साइड हैं ए बी और सी, इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, इसको हम कहते हैं बेस और इसको हम कहते हैं हाइपोटिन्यूस। ये वाली जो लाइन है इसको हम कहते हैं हाइपोटिन्यूस। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ये कहता है कि सी स्क्वायर जो हाइपोटिन्यूस है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट वो 3 नंबर होते हैं जो इस इक्वेशन को जस्टिफाई करें, ए बी और सी का मान। तो अब ये निकालना देखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा लेकिन होता बहुत आसान है। देखिए हम क्या करते हैं, अगर चेक करना है पाइथागोरस कि तीनों जो पाइथागोरस थ्योरम को ये सेटिस्फाई करते हैं या नहीं, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं, तो हमें हर जगह इनकी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। देखिए जो सबसे बड़ा है 85, अब जैसे ये तीसरा वाला एग्जाम्पल ले लो, तो अगर इसको प्रूव करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं कि 85 का स्क्वायर, सबसे बड़ा वाला साइड कौन सा है सी है, तो 85 का स्क्वायर ये किसके बराबर होना चाहिए, 84 के स्क्वायर प्लस 13 के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। लेकिन 4 ऑप्शन है और चारों का हमको ये 85 का स्क्वायर 84 का स्क्वायर याद तो होता नहीं है, निकालने में बहुत मुश्किल होती है। तो इसको करने का ये शॉर्ट तरीका है जो मैं बताता हूँ, ठीक है। देखिए हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनिए इस बात को, हम क्या करते हैं जो सबसे छोटा नंबर है उसको ले लेते हैं, ठीक है। पहला स्टेप में हम क्या करेंगे, सबसे छोटे नंबर को हम सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद से देखेंगे कि वो ऑड नंबर है या इवन नंबर है, ठीक है। अब इस दोनों का चेक करने का अलग अलग मेथड होता है, पहले मैं बात करता हूँ ऑड नंबर का, ठीक है। अब जैसे यही 3 इक्वेशन है, ठीक है, इसमें हमने मान लीजिए चौथे को सिलेक्ट कर लिया। अब इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है 7 है, हमने 7 और ये एक ऑड नंबर है, तो हम क्या करते हैं जो सबसे छोटा नंबर है उसका स्क्वायर करते हैं, ये कितना आया 49, ठीक है 49 आया, इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आएगा 24.5, ठीक है 24.5 आया। हम क्या करेंगे कि 24.5 से पहले का इंटीजर और इसके बाद का इंटीजर ये दोनों ले लेंगे, वही ट्रिपलेट होगा। 24.5 से पहले का इंटीजर क्या होगा 24 और इसके बाद वाला इंटीजर क्या होगा 25, तो ट्रिपलेट क्या होगा 7 24 25। तो इसका मतलब कि ये जो है ये एक ट्रिपलेट है, ठीक है। उसी तरीके से 13 का चेक करते हैं, ये भी ऑड नंबर है। दूसरा हम चेक करते हैं 13 का, तो 13 का स्क्वायर होता है 169, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 84.5, सिंपल है। अब 84.5 तो इसका मतलब इसका ट्रिपलेट क्या होगा 13, इसके पहले वाला इंटीजर तो वो होगा 84 और इसके बाद वाला वो होगा 85, मतलब 13 84 85 ये एक ट्रिपलेट है, तो इसका मतलब ये भी ट्रिपलेट है। तीसरा हम चेक करते हैं 11 60 और 63 का, ये भी 11 ऑड नंबर है, तो पहले हम करेंगे स्क्वायर, 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121, इसको करेंगे 2 से डिवाइड तो वो आ जाएगा 68,
0.5। तो इसके पहले का इंटीजर क्या होगा, तो वो हो जाएगा 11, फिर 60 और 61। 11 के साथ जो ट्रिपलेट होगा वो 11, 60 और 61 होगा। यहाँ पे क्या है 11, 60 और 63, मतलब कि ये जो है ये एक ट्रिपलेट नहीं है। तो इसका आंसर होगा 11, 60, 63। ठीक है, अब आंसर तो आ गया, लेकिन मैं समझा देता हूं कि अगर जो सबसे छोटा नंबर इवन है तब हम क्या करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर सबसे छोटा नंबर इवन है, इवन नंबर है, तो इवन और ऑड तो आप समझते हैं। तो अगर इवन है तो हम करते क्या हैं, 8 इवन नंबर है, इसको हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 4। ठीक है, 4 का स्क्वायर करेंगे, फिर अब वो ऑड वाले की तरह करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। ठीक है, अब जो 16 आया, इसके एक पहले क्या होता है 15, और इसके एक बाद क्या होता है 17। तो ये तीनों ट्रिपलेट होता है, मतलब कि 8, 15 और 17 ये ट्रिपलेट होगा। आप देखिए यहाँ पे 8, 15, 17, ये भी एक ट्रिपलेट है, ये भी एक ट्रिपलेट है, ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, और इसका आंसर होगा ये, क्योंकि ये ट्रिपलेट नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो कौन सा है, सेकेंड वाला इसका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया इसको। अगर नहीं आया तो फिर से आप वीडियो को रिपीट करके सुन सकते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप इसको बहुत सारे प्रैक्टिस जरूर करिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 7 अंकों की कोई संख्या है, 7 डिजिट नंबर है। ये क्या दिया हुआ है 1, 3, 4, x, 5, 8 एंड y इज डिविजिबल बाई 72। 72 से डिविजिबल है, 72 से पूरी तरह से कट जा रहा है। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 2x प्लस वाई की वैल्यू। ठीक है, अब बहुत लोगों को 72 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता होगा। अब हमको चेक कैसे करना है, तो आपको जिसको नहीं पता है उसके लिए मैं बता दूं कि कोई भी नंबर 72 का फैक्टर होता है 8 एंड 9। तो कोई भी नंबर अगर वो 8 से कट जाता है और 9 से कट जाता है पूरी तरह से, तो वो नंबर 72 से भी पूरी तरह से कट जाएगा, पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ये जो 7 डिजिट नंबर हमें दिया हुआ है, इसको हमको चेक करना है 8 से और 9 से, और x और y की वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग हमें लिख लेना है। पहले हम बात करते हैं 8 की। अब 8 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 8 की डिविजिबिलिटी रूल है कि जो लास्ट 3 डिजिट नंबर है, इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, जो लास्ट का 3 डिजिट नंबर है वो 8 से कटना चाहिए, 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं 584 8 से कब डिविजिबल होगा, 5, 8 एंड y ये 8 से कब डिविजिबल होगा। तो हम देखिए 8 7 ज़ा 56, रिमेनिंग कितना हुआ 2। अब y की जगह पे हम कौन सी वैल्यू रखें कि ये पूरी तरह से कट जाएगा, तो y की जगह अगर हम 4 रखते हैं तो आप देखिए 8 3 टाइम्स में पूरी तरह से कट जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि y की वैल्यू कितनी हो गई 4, y की वैल्यू 4 होगी, तो ये नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड होगा तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब हमें चेक करना है कि 9 से डिविजिबल। देखिए 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है, टोटल जो सम है, मतलब 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस x प्लस 5 प्लस 8 और y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो क्या है 4। इन टोटल का सम जो है वो 9 से कट जाना चाहिए। अब देखिए 8 और 1, 8 प्लस 1 9 हो जाएगा, वो तो 9 से कट ही जाएगा। फिर 5 प्लस 4 9 होता है, तो ये भी 9 से कट जाएगा। बचा क्या 4 प्लस 3 प्लस एक्स, 4 प्लस 3 प्लस एक्स। ठीक है, x की किस वैल्यू पे ये 9 से कटेगा, तो 4 प्लस 3 आप जानते हैं 7 होता है।
x की वैल्यू 0 से और 9 तक आप रखेंगे तो आप देखेंगे कि x की वैल्यू जब 2 होगी तब ये 9 हो जाएगा और 9 से कट जाएगा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि x की जो वैल्यू क्या होगी वो होगी 2। y की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, x की वैल्यू हमें पता चल गई, तो हम यहाँ पे उस वैल्यू को रख देते हैं। 2 इंटू 2 प्लस 4, ये कितना होगा 8। इसका आंसर हो गया 8। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या किया है? मैंने इस 7 डिजिट नंबर को 70 लिखा हुआ है कि इफ द 7 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 72, ये जो नंबर है ये 72 से डिविजिबल है। 72 से डिविजिबल है, इसका मतलब 8 से भी डिविजिबल होगा और 9 से भी डिविजिबल होगा। हमने 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट 3 डिजिट 8 से पहले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये आसान है, लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाता है। तो इसके थ्रू हमने y की वैल्यू निकाल ली। फिर हम 9 की डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं कि टोटल का सम 9 से डिवाइड हो जाना चाहिए, टोटल का सम। तो 3 प्लस 4 प्लस एक्स जो है 9 से डिवाइड होना चाहिए। x की वैल्यू 2 पर ये 9 से डिवाइड हो जाएगी। x की वैल्यू हमें पता चल गया, y की वैल्यू पता चल गया, इसको रख करके हमने आंसर निकाल दिया। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप पूरी तरह से इसको समझ पाएंगे कि मैंने किया क्या है। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके वापस से प्ले करके देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब ये क्वेश्चन कह रहा है, देखने में क्वेश्चंस बहुत टफ लगते हैं, देखने में ये सारे क्वेश्चंस ऐसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, उतने होते नहीं हैं। अब लिखा हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो 52272 है इसको इसने लिखा है p स्क्वायर इंटू क्यू क्यूब इंटू आर के पावर 4। अब बहुत सारे लोग इस पे कंफ्यूज हो जाएंगे। पी क्यू आर एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर आप जानते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो नंबर 1 से या खुद जिनका फैक्टर या तो 1 होता है या खुद वो नंबर होता है उसको प्राइम नंबर कहा जाता है। अब इसको निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, पहले हम करते हैं 52272 का फैक्टर निकाल लेते हैं। फैक्टर निकालना सभी लोग जानते हैं। हम शुरू करते हैं सबसे छोटे प्राइम नंबर से, वो है 2। 2 2 ज़ा 4, 1 12, 2 6 ज़ा 12। अब मैं इसको जल्दी जल्दी कर देता हूँ, आपको आता होगा। ठीक है, ये हो जाएगा 36, फिर 2 टाइम्स में ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, यहाँ पे 0 होगा, 13068। ठीक है, इसके यहाँ से फिर से 2 से ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 6 ज़ा 12, 1 10, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। अब फिर से ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 3 ज़ा 2, 6 टाइम्स एंड 7 टाइम्स। अब आप ये देखिए ये 3 से कैंसिल आउट होगा, हाँ ये कैंसिल होगा 3 से, तो 3 से इसको डिवाइड करते हैं। 3 10 ज़ा 30, 2 26, 3 8 ज़ा 24, 2 27, 3 9 ज़ा 27। ये फिर से 3 से कैंसिल आउट होगा, 3 3 ज़ा 9, 1 18, 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा, ये फिर से 3 से होगा तो हो जाएगा 121। 121 आप जानते हैं सिर्फ 11 से कैंसिल आउट होगा, 11 टाइम्स में, और फिर 11 से 1 टाइम्स में। ये पूरा फैक्टर हमने निकाल लिया। तो इसका फैक्टर क्या है, इसका फैक्टर होगा 2 इंटू 2 इंटू 4 बार 2 है, फिर 3 बार 3 है, 3 टाइम्स 3 है। ठीक है, और फिर 2 टाइम्स 11 है। ये मैं समझाने की वजह से इतना लंबा लेंदी वे में कर रहा हूँ, इसको आप अपने दिमाग में और जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 3 इंटू 11 के पावर 2। ठीक है, अब इसको और यहाँ पे जो दिया हुआ है इसको आप कंपेयर करिए तो देखिए r के पावर 4 है, यहाँ 2 के पावर 4 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, r की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। ऐसे ही q की पावर 3 है और यहाँ 3 की पावर 3 है, तो q की वैल्यू हो जाएगी 3 और p की वैल्यू हो जाएगी 11। इन दोनों को कंपेयर करने पे, इसको और इसको कंपेयर करने पे हम r की वैल्यू 2 पता चल गया, q की वैल्यू 3 और p की वैल्यू 11। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें निकालना क्या है 2p प्लस q माइनस r की वैल्यू। p की वैल्यू क्या है
11 प्लस Q की वैल्यू क्या है 3 माइनस R की वैल्यू क्या है 2। 11 2 जा 22 प्लस 3 25 माइनस 2 23। इसका आंसर हो जाएगा 23। आसान है क्वेश्चन, सभी लोग कर पाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें निकालना क्या है HCF ऑफ एक्स वाई जेड का HCF निकालना है। HCF किसे कहते हैं आप जानते हैं, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब क्या हुआ, हाईएस्ट मतलब क्या होता है सबसे बड़ा, कॉमन मतलब जो सब में मौजूद हो, कॉमन हो तीनों में, और फैक्टर इन फैक्टर्स में जो सबसे बड़ा ये मौजूद है वो हमें करना है। अब देखिए सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, तो अब अगर देखिए टोटल 4 डिजिट्स हैं, 2 है, 3 है, 5 है एंड 7 है, यही 4 नंबर है। अब 2 का तीनों में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है, तो आप देखिए इसमें 2 के पावर 3 है लेकिन इसमें 2 के पावर 2 है, एक 2 इसमें कम है ना, तो हाईएस्ट क्या है 2 के पावर 2। 2 के पावर 2 इसमें भी है, 2 के पावर 2 इसमें भी है और 2 के पावर 2 इसमें भी है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 2 के पावर 2। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं इनटू मल्टीप्लाई करते हैं। HCF निकालने का यही तरीका होता है। 3 का हाईएस्ट पावर, अब देखिए 3 के पावर, देखिए पावर से आप कंफ्यूज मत होइए, हाईएस्ट पावर नहीं कह रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कह रहा है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें भी क्या है 3 के पावर 2। 3 के पावर 2 क्या होता है 9, तो इसमें भी 3 के पावर 2 है। ठीक है, और इसमें भी 3 के पावर 2 है। 3 के पावर 4 नहीं ले सकते हैं क्योंकि फर्स्ट वाले में 3 के पावर 4 है नहीं, तो 3 के पावर 2 इंटू, इसी तरीके से 5 का, तो 5 के पावर भी 2 होगा, इंटू 7 के पावर क्या होगा 3 होगा। 7 के पावर 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, 7 के पावर 3। ये हो गया इसका HCF। ठीक है, HCF एंड LCM की अगर आप थोड़ी भी आइडिया होगी तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी जिनको नहीं आइडिया है उनको मैं बता दूं, HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, सबसे बड़ा, हाईएस्ट मतलब होता है सबसे बड़ा, कॉमन जो तीनों में मौजूद हो, सबसे बड़ा फैक्टर जो तीनों में मौजूद हो। तो सबसे बड़ा फैक्टर 2 का क्या है 2 का स्क्वायर है, जो तीनों में मौजूद है। इसमें भी है 2 का स्क्वायर, इसमें भी है 2 का स्क्वायर, एक एक्स्ट्रा है लेकिन 2 का स्क्वायर तो है ना, इसमें भी है 2 का स्क्वायर। तो इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 क्या हो गया 2 स्क्वायर। उसी तरीके से 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं 7 के पावर 3 इंटू, ये देख सकते हैं 5 3 जा 15 इंटू 2 30, सबका पावर 2 है तो 30 के पावर 2, तो इसका आंसर हो जाएगा ये फोर्थ वाला। HCF हम ऐसे ही निकालते हैं। अगर LCM की बात करेंगे तो LCM हम मैक्सिमम निकालते हैं। जैसे देखिए इसमें मैक्सिमम, HCF आपको समझ में आ गया। अगर मैं इसी क्वेश्चन को LCM निकालने के लिए कहूँ तो हम हाईएस्ट पावर तब देखते हैं। अब जैसे 2 3 5 7 4 डिजिट है, 2 है, 3 भी है, 5 भी है एंड 7 भी है। अब LCM निकालना है तो 2 के पावर जो सबसे बड़ा पावर होगा, तो यहाँ देखिए 2 के पावर 4 है तो सबसे बड़ा पावर हो जाएगा 4 इंटू 3 का भी सबसे बड़ा पावर क्या है 4 इंटू 5 का भी सबसे बड़ा पावर क्या है 4 इंटू 7 का सबसे बड़ा पावर 5। ठीक है, तो हम ये जो 2 के पावर ये जो हमने निकाला ये क्या है, ये है LCM। लेकिन LCM पूछा नहीं है उसने, सिर्फ HCF पूछा है। अब LCM HCF का क्वेश्चन आया है तो मैं एक और छोटा सा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता देता हूँ, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बहुत बार मैंने देखे हैं कि पूछे जाते हैं। LCM इंटू HCF ये हमेशा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के बराबर होता है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, मान लीजिए अगर 2 नंबर दिया है, एक सेकेंड, अगर 2 नंबर दिया है मान लीजिए 2 और 3, ठीक है, या फिर कहिए 2 और, हाँ 2 एंड 3 अगर मान के चले, तो 2 और 3 का LCM कितना होगा 6 होगा LCM।
और उसका HCF कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो 6 इंटू 1 बराबर, यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट ऑफ ये दोनों नंबर 2 इंटू 3 होता है 6 बराबर 6। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा, बहुत बार LCM HCF दिया रहता है, हमें प्रोडक्ट निकालने को पूछता है, तो ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये फिर से एक थियरी है जो बहुत लोगों को पता होगा, अगर जिनको नहीं पता है उनको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। कह रहा है कि ये 4 इंटीजर्स के स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा सही नहीं है। ये सारे इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज हैं, अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं यहाँ फिर से समझा देता हूँ, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। अब देखिए, पहला कह रहा है कि डिवीजन इज कम्यूटेटिव। पहला प्रॉपर्टी कह रहा है डिवीजन इज कम्यूटेटिव। सेकेंड है 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। थर्ड है सब्सट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। एंड फोर्थ इज मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। ठीक है, इसको हम एक काम करते हैं, एक एक करके समझा देते हैं। पहली बात, अगर मैं बात करूं कम्यूटेटिव, इंटीजर की प्रॉपर्टी होती है। कम्यूटेटिव किसे कहते हैं? कम्यूटेटिव होता है जैसे a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। हमने क्या किया, नंबर्स की जगह को, पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया, लेकिन इसकी वैल्यू तो बदलेगी नहीं। तो एडिशन, यहाँ पे देखिए एडिशन किया ना, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो जो एडिशन है वो क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, अब अगर बात करें मल्टीप्लिकेशन की, a क्रॉस b ये किसके बराबर होता है, b क्रॉस a के बराबर होता है। अगर उसकी पोजीशन हमने बदल दिया तब भी वैल्यू में कोई भी सॉरी, अगर मल्टीप्लिकेशन किया a क्रॉस b इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, अगर पोजीशन बदल दिया फिर भी इसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं आता है, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन भी क्रम विनिमय होता है, कम्यूटेटिव होता है। लेकिन अच्छा ये बताइए, a माइनस बी माइनस ए के बराबर होता है? नहीं होता है। अगर a की वैल्यू मैंने 5 मान ली, a मान लीजिए 5 है, और b की वैल्यू 2 मान ली, तो 5 माइनस 2 क्या बराबर होता है 2 माइनस 5 के? नहीं होता है। 5 माइनस 2 होता है 3, और 2 माइनस 5 होता है -3, ये दोनों बराबर नहीं है। तो a माइनस बी और b माइनस ए बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जो सब्सट्रैक्शन है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। ठीक है, और चौथा डिवीजन, a डिवाइड बाई b, ये भी कम्यूटेटिव नहीं होता है, b डिवाइड बाई a के बराबर नहीं होता है। तो ये कम्यूटेटिव, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होते हैं, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन कम्यूटेटिव नहीं होते हैं। यहाँ पे दे रहा है डिवीजन इज कम्यूटेटिव, इसका मतलब कि ये नॉट ट्रू है। आंसर इसका क्या होगा, यही होगा। यहाँ देखिए लिखा है सब्सट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, इसका मतलब ये सही है। क्वेश्चन पहले आप समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। और यहाँ पे ऑप्शन में क्या लिखा है, डिवीजन इज कम्यूटेटिव, और हम जानते हैं कि डिवीजन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं है, तो इसका मतलब आंसर ये होगा। ठीक है, ये कम्यूटेटिव हो गया। इसी तरीके से आंसर तो आपका आ गया, लेकिन मैं आगे इसी में बता देता हूँ, समझा देता हूँ। दूसरी प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव। देखिए एक ऑप्शन दिया भी हुआ है, फोर्थ वाला ऑप्शन देखिए, लिखा है मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। अब एसोसिएटिव में क्या होता है, देखिए समझिए, a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी इज इक्वल टू होता है, हमने ब्रैकेट को अगर शिफ्ट कर दिया, a प्लस बी को ब्रैकेट में कर दिया प्लस सी, ये बराबर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब एडिशन इज एसोसिएटिव। इसी तरीके से a इंटू बी इंटू सी, ए गुणे बी गुणे सी बराबर a इंटू बी इंटू सी, ये भी बराबर होता है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव, यहाँ चौथा ऑप्शन है ना, मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव, ये सही है। लेकिन सब्ट्रैक्शन a माइनस बी माइनस सी
ये बराबर नहीं होता है a माइनस बी और माइनस सी के। आप अपने मन से एग्जाम्पल लेकर के वैल्यूज रख करके चेक कर सकते हैं। ये भी बराबर नहीं होता है a डिवाइड बाई बी ब्रैकेट बंद डिवाइड बाई सी। तो मतलब कि सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव, ये भी याद रखिए। मल्टीप्लिकेशन एडिशन कम्यूटेटिव भी होता है, एसोसिएटिव भी होता है। डिवीजन एंड सब्सट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता है और एसोसिएटिव भी नहीं होता है। ठीक है, अब अगला आता है डिस्ट्रीब्यूटिव। इसी की तीसरी प्रॉपर्टी है इंटीजर की ही, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। इसके बारे में भी जान लीजिए। देखिए क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन कम्यूटेटिव एसोसिएटिव से है। हो सकता है आपके एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूटिव से आ जाए, इसलिए मैं इसको समझा दे रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, ए क्रॉस बी प्लस सी, इसको हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। तो जो, ठीक है, उसी तरीके से ए क्रॉस बी माइनस सी जो सब्सट्रैक्शन है वो भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। ठीक है, डिवीजन जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होता है। ठीक है, अब एक और यहाँ पे दिया है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये ऑप्शन नंबर 2 आप देख रहे होंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, गुणात्मक तत्समक। ये क्या है इसके बारे में भी मैं बता देता हूँ, इसको डिलीट कर देगा पूरा। अब देखिए, किसी भी नंबर में, मान लीजिए हमने 10 लिया, उसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वही नंबर होता है। 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा। ठीक है, इसलिए 1 को हम कहते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अगर 1 से किसी नंबर में गुणा करें तो वही नंबर हमें मिलता है। उसी तरीके से 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी होता है, एडिटिव आइडेंटिटी। 0 को किसी नंबर में जोड़ेंगे तो वही नंबर मिलेगा। जैसे 10 प्लस 0 करेंगे तो हमें 10 मिलेगा, सेम नंबर मिला 0 ऐड करने पे। 25 प्लस 0 करेंगे तो हमें 25 मिलेगा, सेम नंबर मिलेगा 0 को ऐड करने पे। तो जो यहाँ 0 है ये होता है एडिटिव आइडेंटिटी, और जो 1 है वो होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो देखिए, अब इस क्वेश्चन की बात करें तो चौथे ऑप्शन से शुरू करते हैं। मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, ये सही है। सब्सट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, ये भी सही है। 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये भी सही है। डिवीजन इज कम्यूटेटिव, ये गलत है। और आंसर पूछ रहा है कि नॉट ट्रू, इसका मतलब आंसर जो है वो फर्स्ट वाला होगा, डिवीजन इज कम्यूटेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में निकालना, फ्रैक्शन को डिसेंडिंग ऑर्डर में। आप जानते हैं असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा। ये मेरे चैनल का नाम है, इसको आप जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अब अगर बात करें फ्रैक्शन को डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करने का, देखिए सबसे सिंपल तरीका होता है कि हम जो डिनोमिनेटर है उसको हम क्या करें, डिनोमिनेटर को सबको बराबर कर लें, उससे हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। डिनोमिनेटर को बराबर करने के लिए हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। और आप यहाँ देख रहे हैं 49, 38, 25, 29, ये लगभग बहुत सारे प्राइम नंबर्स इसमें आएंगे, तो कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसको एलसीएम मेथड से ना करते हुए इसको हम डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं। देखिए पहला है 44 डिवाइड बाई 49। ठीक है, हम क्या करते हैं, सबको एक मन में मान लिया कि 100 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो डिवाइड करते हैं, सबको 100 से मल्टीप्लाई किया है तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो 49 से 4400 को डबल जीरो सब में मैं बढ़ा दिया हूँ कैलकुलेशन आसान के लिए, डिवाइड करते हैं। आप जानते हैं कि ये हो जाएगा 8 टाइम्स में कटेगा। 8 9 जा 72, 7 8 4 जा 32 और 7 39, हमें बचा कितना 48
एक ज़ीरो यहाँ बढ़ गया। अब आप देख सकते हैं ये 9 टाइम्स में होगा, 9 9 ज़ा 81, ठीक है। 8 9 4 ज़ा 36 एंड 8 44 आपको मिल रहा है 39। अब इसके आगे अभी कैलकुलेट नहीं करते हैं, 2 डिजिट तक हम कैलकुलेट करते हैं, अगर फिर भी 2 नंबर बराबर होंगे तो हम आगे कैलकुलेट करेंगे। तो ये आ गया 89। उसी तरीके से 38 से 3300, अब सब में डबल ज़ीरो हम बढ़ाएंगे कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर भी 8 टाइम्स में कैंसिल आउट होगा, देखिए 8 8 ज़ा 64, 6 8 3 ज़ा 24 एंड 6 30, तो बचा कितना 26, एक ज़ीरो। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हो जाएगा 6 टाइम्स में, 6 8 ज़ा 48, 6 3 ज़ा 18 एंड 4 22, ठीक है। 6 8 ज़ा 48, 4 6 3 ज़ा 18 एंड 4, बचा कितना 32। इसको भी 2 डिजिट तक ही हम छोड़ देते हैं। तीसरे की बात करते हैं, 25 से 2200 को डिवाइड करते हैं। आप देख सकते हैं 25 8 टाइम्स में होता है 200, तो बचा कितना 20, 200, और फिर ये 8 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जा रहा है, ठीक है 88। लास्ट वाला करते हैं ऐसे ही, 29 और 2400, ये भी 8 टाइम्स जाएगा। 8 9 ज़ा 72, 7 8 2 ज़ा 16 एंड 7 23, बचा कितना 8 80। अब ये आप देख सकते हैं कितने टाइम्स में जाएगा, 3 टाइम्स में। 3 9 ज़ा 27, 2 नहीं 3 भी नहीं, 2 टाइम्स में 58, बचेगा कितना 22। अब देखिए जो सारे यहाँ पे नंबर्स हैं ये अलग अलग हैं, तो आगे हमें करने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 49, 44 वाला है, ठीक है। तो सबसे बड़ा नंबर ये हो गया 44 49, दो ऑप्शन हमें दिख रहा है। दूसरा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 22 25 वाला, मतलब 22 25 सबसे बड़ा यही है। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना मतलब बड़े से छोटा, तो सबसे बड़ा 89 है, दूसरा 88 है, तो हम 44/49 ऑप्शन 2 इसको आराम से कर सकते हैं। बहुत आसान है, कैलकुलेशन है, सिर्फ डिवीजन किया है, इसको आप बहुत तेजी से डिवाइड कर सकते हैं। पूरा इसको डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है, कैलकुलेशन, टोटल कैलकुलेशन। आप जानते हैं रूल, बोर्ड मास का रूल अप्लाई करके हम इस तरह के क्वेश्चन को करते हैं। बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे आप इसको करिए। ऐसे क्वेश्चन में बहुत गलतियां होती हैं, देखिए बहुत आसानी से मैं बता सकता हूँ कि ये बहुत बच्चों की गलती होती है। इसमें एक ऐसा ऑप्शन होगा जो लगभग सभी बच्चों का आने लगेगा और वो ऑप्शन गलत होता है। इसको बहुत बारीकी से करना होता है। -3, फिर ब्रैकेट में -3 इंटू -7 -8 +4 -48 डिवाइड बाई 6, ठीक है। अब सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो सारे ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लेते हैं। -4 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा -2 इंटू -3 माइनस -3। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो अब देखिए -7 इंटू -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 21 -8 13, ठीक है, +4। इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो -48 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो ये आ जाएगा -8। सारे ब्रैकेट सॉल्व हो गए। अब इसको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर लेंगे। डिवीजन अब बचा नहीं है, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। -2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 6, यहाँ पे माइनस,
-3 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -39, प्लस -8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा -32, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 6 + 39 - 32, 39 6 होता है 45, -32 ये हो जाएगा 13। आंसर इसका हो जाएगा ये सेकंड वाला। ठीक है, ये सिंपल है, सिर्फ कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन के समय मिस्टेक नहीं करना है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5y - 13x टू ऑब्टेन दिस। कह रहा कि 5y - 13x - 8a में से क्या घटाएं, माइनस क्या घटाएं। हमने मान लिया कि a को घटाया है तो हमें क्या मिलेगा, 11x - 16y + 7a। अब इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल कर लेते हैं, -a को इधर भेज देंगे तो उधर हो जाएगा +a, तो बचा क्या, 5y - 13x - 8a इज इक्वल टू, ब्रैकेट में इसको लिख लेते हैं 11x - 16y + 7a। आपको ये पूरा डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए इस तरीके से लिख रहा हूँ। अब +a, अब इस ब्रैकेट को इधर भेजेंगे तो वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 5y - 13x - 8a, 11x इधर जाएगा तो क्या होगा, -11x होगा ना, -16y अगर इधर जाएगा तो क्या होगा, +16y, और +7a इधर जाएगा तो क्या होगा, -7a। ये किसके बराबर होगा, a के। इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 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 ही है, 8 7 15 a, ये हो जाएगा -24x, ये हो जाएगा 16 21y। यहाँ देखिए कहीं है 21y - 24x - 15 है, इसका आंसर हो जाएगा 2, सेकेंड वाला। सिंपल है, अलजेब्रा है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन था और सॉरी सब्सट्रैक्शन था और कुछ नहीं था। ठीक है, अब कह रहा है द वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन। इसको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सीधे हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 10x + 6 + 8x - 3। जो लोग भी क्वेश्चन करना चाहते हैं वो वीडियो को पॉज करके, रोक करके आप आराम से क्वेश्चन करिए और उसके बाद से आप मैच करा सकते हैं आंसर। जिनको नहीं आता है वो वीडियो देखिए तो वो आप समझ जाएंगे। ठीक है, +8x - 24 इज इक्वल टू 25x - 20, 8 and 10 18x + 36 is equal to 25x - 20, 56 is equal to 7x, x is equal to 8, x की वैल्यू हमें 8 आ गई। अब हमें चेक करना है कि इनमें से 4 इक्वेशन दिया है, इसमें 8 की वैल्यू x रखने पे कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है। ठीक है, अब ये आप मन में कैलकुलेट कर सकते हैं। हम शुरू करते हैं फोर्थ वाले ऑप्शन से। फोर्थ वाले ऑप्शन से s की जगह 8 रखा तो 8 में से 3 या 5, 5 5 ज़ा 25 इज इक्वल टू 13, गलत है, ये आंसर नहीं होगा। तीसरा वाला x की जगह 8 रखते हैं तो 5 × 3 15 इज इक्वल टू 2, 8 में से 3 या 5 + 5, ये सही है, 5 2 ज़ा 10 + 5 15, 5 3 ज़ा 15, मतलब इसका आंसर ये होगा। बाकी दोनों को करने की जरूरत ही नहीं है, आपका ये मैच कर गया तो आंसर ये होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ गया मेंसुरेशन। मेंसुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप याद कर लीजिए। मैं यहाँ पे जो जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड सारे फॉर्मूले बता दूंगा, सिंपल से होते हैं, थोड़े से कॉन्सेप्ट भी दे दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो और क्वेश्चन करने में भी बहुत आसानी हो। क्यूबॉइड, ठीक है, क्यूबॉइड किसे कहते हैं, देखिए यहाँ फिगर मैं बना दे रहा हूँ।
क्यूब और क्यूबॉइड दो होता है। ये एक 3 डायमेंशनल फिगर होता है। ठीक है, कोई भी गत्ता कार्टन का डब्बा देखा होगा आपने, वो क्या होता है, क्यूबॉइड होता है। ठीक है, ये एक क्यूबॉइड हो गया। ठीक है, कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है किसी भी क्यूबॉइड का, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस। देखिए, एक क्यूबॉइड में टोटल 6 फेस होते हैं। अभी मैं बताता हूं ये फेस क्या है। टोटल 12 एज होते हैं और टोटल 8 वर्टेक्स होते हैं। देखिए, मैं पेन चेंज कर ले रहा हूं। फेस मतलब वो होता है जो ये फेस है। अब जैसे एक फेस ये हुआ, ठीक है, आगे वाला, ठीक वैसा ही इसके पीछे वाला एक फेस ये हुआ, 2 फेस हुआ, हो गया। तीसरा फेस इसके ऊपर वाला हो गया, ये फेस, ये जो है। चौथा इसके नीचे वाला जो फेस है, 4 फेस हुआ। पांचवा ये जो साइड वाला फेस है। आप अपने घर के किसी भी डब्बे को जो क्यूबॉइड के शेप में उसमें देखिए तो टोटल 6 फेस होता है, 6 सतह, एक 2 ऊपर नीचे, 2 आगे पीछे वाला और 2 साइड वाले, 6 फेस हो गए। एज होते हैं 12। एज मतलब कोना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी, वर्टेक्स, मैंने एज को बोल दिया। टोटल 8 वर्टेक्स होते हैं। वर्टेक्स जो हो गया वो कोना हो गया। टोटल 8 कोने होते हैं, ये हो गया वर्टेक्स। और 12 एज, ये जो लाइनें हैं, जैसे एक, रुकिए मैं फिर से पेन पॉइंटर का कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए, पहला ये एज हो गया, दूसरा ये एज हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये, पांचवा ये, छठवां ये, सातवां ये, आठवां ये, नौवां ये, 10वां ये, 11वां ये और 12वां ये। टोटल 12 एज होते हैं। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया होता है एरिया ऑफ ऑल फेस। जो टोटल 6 फेस हैं उन सब का एरिया, उसी को कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ ऑल फेसेस। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच। इसको कहीं लिख लीजिए अगर आपको नहीं पता है तो। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया हो गया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। अब बात करते हैं वॉल्यूम की, क्यूबॉइड की वॉल्यूम। आप जानते हैं वॉल्यूम मतलब इसके अंदर कितना जगह है। वो होता है एल क्रॉस बी क्रॉस एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, तीसरा बात करते हैं पेरीमीटर, एक क्यूबॉइड के परिमाप। पेरीमीटर ये होता है 4 एल प्लस बी प्लस एच। ठीक है, और चौथा होता है डायगोनल की लंबाई। डायगोनल, डायगोनल की लंबाई, इसका फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट। ये 4 फॉर्मूले अगर आप याद कर लेते हैं तो क्यूबॉइड के सारे क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर लेंगे। ठीक है, अब चलिए चलते हैं, ये इसके बारे में तो मैंने बता दिया। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 194। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, अभी मैंने बताया, 2
ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया दिया है 194, लेंथ 8 है, ब्रेड्थ 6 है, वॉल्यूम निकालना है। लेंथ 8 है और ब्रेड्थ 6 है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 इंटू 6 48। ठीक है, 6h प्लस लेंथ कितना है 8, तो 8h। अब 2 को इधर भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में हो जाएगा। 194/2 इज इक्वल टू 48 प्लस 14h। मैं अब डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 97 माइनस 48। आप समझिए, 97 इसको काट दिया, माइनस 48 इज इक्वल टू 14h। ये हो गया 49। ठीक है, इज इक्वल टू 14h। तो 49/14 इज इक्वल टू h। हमारा हाइट क्या आ गया, 49/14। अब इसको डेसिमल में कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि हमें पूछ रहा है वॉल्यूम, हमें निकालना है वॉल्यूम, उसका आयतन। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, लेंथ कितना है 8, ब्रेड्थ कितना है 6, हाइट कितना है 49/14। ठीक है, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 7 7 जा 49। अब देखिए 8 3 जा 24, 24 इंटू 7, 7 3 जा 21, 21 इंटू 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। ठीक है, कितना आया 168। आंसर आ गया। आसान है, क्यूबॉइड का मैंने सारा फॉर्मूला बता दिया, आप उसको आसानी से कर सकते हैं। क्यूबॉइड का आइडिया हो गया, टोटल सरफेस एरिया किसे कहते हैं, वॉल्यूम किसे कहते हैं, डायगोनल किसे कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और छूट गई है जिसको मैं इसको बता देता हूँ। एक और टर्म होता है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया और क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2HL प्लस बी। 2HL प्लस बी। लेटरल सरफेस एरिया वो होगा जिसमें ऊपर और नीचे के एरिया को छोड़ करके बाकी जो एरिया हो। ठीक है, क्यूबॉइड का जो ऊपर का हिस्सा है और जो नीचे का बेस है और जो ऊपर का हिस्सा है उसको छोड़ करके जो साइड में सारा एरिया है उसको कहते हैं। अगर एग्जाम में लेटरल सरफेस एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा तो ये फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है, देखिए ट्रेपेजियम एक क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड इसमें भी होता है, जिसमें 2 साइड एक दूसरे के समांतर होता है, पैरेलल होता है, और 2 साइड पैरेलल नहीं होते हैं। ठीक है, ये साइड और ये नीचे वाला साइड, ये दोनों पैरेलल हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। अब देखिए ट्रेपेजियम, ये छोटे वाले साइड को हम मान लेते हैं ए और बड़ा वाला जो लेंथ है बी। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर मतलब ऊंचाई जो है वो है h। ठीक है, ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 a प्लस बी इंटू एच। ए प्लस बी क्या है, ए और बी जो पैरेलल साइड की लंबाई है उसको ए और बी है, एच क्या है इसके बीच की ऊंचाई। तो एरिया डायरेक्ट क्या होता है 1/2 ब्रैकेट में ए प्लस बी एच। ठीक है, अब यही क्वेश्चन भी इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 105। एरिया कितना दिया हुआ है 105 बराबर 1/2। इफ इट हाइट इज 7 सेंटीमीटर, हाइट दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ए प्लस बी इंटू 7। हम क्या करते हैं 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 105 इंटू 2
और यहाँ 7 मल्टीप्लाई है तो उसको नीचे डिवाइड कर देते हैं, हमें मिला क्या, a प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ से हमें a प्लस बी बराबर हो गया 30। आप सॉल्व करके देखिए, 105 इंटू 2 210 डिवाइड बाई 7 30 आ गया। क्या क्या रहा है, इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज लॉन्गर देन द अदर बाई 6 सेंटीमीटर। अगर एक साइड दूसरे साइड से 6 सेंटीमीटर बड़ा है, मतलब कि एक साइड दिया हुआ है a और जो b है वो a से 6 सेंटीमीटर अधिक है, तो b बराबर a प्लस 6 हो गया। यहाँ पे रख लीजिए, a प्लस 6 बराबर 30, 2a इज इक्वल टू 24, a इज इक्वल टू 12। ठीक है, जो a है ये कितना हो गया 12, तो b कितना हो जाएगा, 6 बड़ा है ना, तो a की जगह 12 रखेंगे तो b आ जाएगा 18, b हो गया 18। पूछ रहा है लेंथ ऑफ द लॉन्गर साइड इन सेंटीमीटर, लंबे वाले साइड की लंबाई क्या है 18 सेंटीमीटर। इसका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब कह रहा है राइट सर्कुलर सिलेंडर। देखिए, सर्कुलर सिलेंडर में कुछ चीज़ें हैं जो समझने लायक हैं। सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, आप जानते हैं सिलेंडर का शेप क्या होता है, कुछ इस तरीके का होता है। ये सीधी लाइन होती है, यहाँ पे मुझे बनाने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, कुछ इस तरीके का सिलेंडर होता है। ठीक है, अब इस सिलेंडर को 3 हिस्से में हम बांट देते हैं। एक जो ऊपर का हिस्सा है ये क्या होता है, किसी भी सिलेंडर का ऊपर का हिस्सा होता है सर्कल। ठीक है, और नीचे का जो बेस होता है वो भी होता है सर्कल। ठीक है, और ये जो बीच वाला हिस्सा है ये घुमावदार होता है, कर्व होता है, गोल होता है ना सिलेंडर, तो ये एक कर्व शेप में होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें एरिया की, देखिए तो अब एरिया दो तरह का होगा। सिलेंडर में एरिया दो प्रकार का होता है, एक होता है कर्व से सरफेस एरिया, एक होता है कर्व सरफेस एरिया, मतलब कि ये सर्कल को छोड़ करके ये हिस्सा जो कर्व है, जो घुमावदार है, इसका सरफेस एरिया, तो उसका फॉर्मूला होता है 2πr/h। ये आपको याद रखना है, कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr/h। ठीक है, उसी तरीके से आप जानते हैं कि ये जो सर्कल है इसका एरिया कितना होता है, एक सर्कल का एरिया होता है πr², और नीचे वाले का भी होगा πr²। तो अगर कहता है कि किसी भी सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, तो वो क्या होगा, ये दोनों और प्लस ये कर्व वाला, तो होता है πr² प्लस πr² प्लस 2πrh। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2πr² प्लस 2πrh। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। ठीक है, अब आता है वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। इसका फॉर्मूला होता है πr²h। यही 3 एंटिटी पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको समझ में आया, कर्व सरफेस एरिया क्या है, टोटल सरफेस एरिया क्या है, और वॉल्यूम क्या है। अब चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं सीधे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ बेस रेडियस 3 सेंटीमीटर इज 94.2 सेंटीमीटर, वॉल्यूम निकालना है। देखिए कह रहा है कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है कर्व सरफेस एरिया का, 2πrh, अभी मैंने बताया। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया आपका दिया हुआ है कितना, 94.2 सेंटीमीटर। ठीक है,
पाई की वैल्यू दिया है, अभी नहीं रखते हैं। बेस कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, रेडियस दिया है 3 सेंटीमीटर, एच हमें दिया नहीं है, एच हमें निकालना है। तो एच हम कैसे निकालेंगे, एच इज इक्वल टू 94.2 डिवाइड बाई 6 पाई। ठीक है, अब पाई को हम छोड़ देते हैं, 6 से पहले ऊपर डिवाइड कर देते हैं। 6 1 जा 6, 3 34, 6 5 जा 34, 15.7 बाई पाई। ये आ गया एच की वैल्यू। अब देखिए अभी नहीं रखते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। हमें वॉल्यूम निकालना है, पाई की जगह पाई की वैल्यू रख देंगे। आर हमें पता है 3 है, 3 का स्क्वायर। एच हमें पता है वो है 15.7 अपॉन पाई। अब यहाँ पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या 9 इंटू 15.7। इसको मल्टीप्लाई करता है, 9 7 जा 63, बचा 6, 135 और 6 141, 141.3 आ गया। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। फॉर्मूले में बता चुका हूँ, सिर्फ कैलकुलेशन किया है, आप आसानी से कर सकते हैं। चलते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत लेंथी वीडियो हो गया, बहुत लोग बोर हो जाएंगे इतने लंबे वीडियो को देख करके, लेकिन इसमें 20 क्वेश्चन आते हैं तो 20 क्वेश्चन मुझे कराने हैं। ठीक है, अब आ गए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। 4 नंबर दिए हुए हैं 14, 12, 34 एंड 30। कह रहा है सब में x जोड़ा गया, सब में x जोड़ा गया तो जो नंबर हमें मिला वो प्रोपोर्शन में है। अब प्रोपोर्शन में कोई भी, जैसे एक यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कोई भी नंबर a b c d प्रोपोर्शन में कब होता है, इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शन में तब होता है जब a बाई बी बराबर होता है c बाई डी, तो हम कहते हैं कि ए बी सी डी प्रोपोर्शन में है। अब कह रहा है इन सभी नंबरों में x जोड़ा गया और ये प्रोपोर्शन में है। इसका मतलब ये हुआ 14 प्लस एक्स, ठीक है, डिवाइड मतलब रेशियो 12 प्लस एक्स, ये किसके प्रोपोर्शन में है 34 प्लस एक्स और 30 प्लस एक्स के। ये एक ही सीक्वेंस में लिखना है, हम इधर उधर नहीं कर सकते हैं। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, 14 प्लस एक्स अपॉन 12 प्लस एक्स इज इक्वल टू 34 प्लस एक्स अपॉन 30 प्लस एक्स। अब हम जानते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। मैं लिखता हूँ, आप देखिए कैसे मैं कर रहा हूँ और इसको आराम से आप समझ पाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब इसको मैं इससे गुणा कर रहा हूँ और इसको मैं इससे गुणा कर रहा हूँ। 12 प्लस एक्स को 34 प्लस एक्स से गुणा कर रहा हूँ, 14 प्लस एक्स को 30 प्लस एक्स से गुणा कर रहा हूँ। यहाँ पे लिख देता, मैं डायरेक्टली अब मल्टीप्लिकेशन कर दे रहा हूँ। बहुत लेंदी वीडियो हो गया है, मैं उसको डिटेल में नहीं समझाता हूँ। फिर भी डाउट होगा तो आप खुद से कैलकुलेट करके चेक कर लीजिएगा। 14 प्लस एक्स को 30 प्लस एक्स से गुणा करता हूँ तो होगा 14 प्लस 30, 14 इंटू 30 क्या होगा 420 प्लस 14x प्लस 30x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 12 प्लस एक्स को 34 प्लस एक्स से गुणा करता हूँ तो 12 4 जा 48, 4 12 3 जा 36 और 4 40, 408 प्लस 12x, ठीक है, प्लस 34x प्लस एक्स स्क्वायर। अब इधर भी एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा 420 प्लस 44x इज इक्वल टू 408 प्लस 46x। इस 44 को इधर ले जाते हैं और 408 को इधर ले जाते हैं, तो आएगा 420 माइनस 408 इज इक्वल टू 46x माइनस 44x। ये हो गया 12 और ये हो गया 2x। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 6, हमें x का मान आ गया
6 जो इक्वेशन है उसमें रख देते हैं। इक्वेशन क्या कह रहा है, 12x प्लस 9 की वैल्यू, x की जगह पे 6 रखेंगे तो ये हो जाएगा 72 प्लस 9, ये हो जाएगा √81 बराबर 9, आंसर आ जाएगा। मैंने कर दिया। जिसको कैलकुलेशन में दिक्कत होगा वो इस वीडियो को फिर से धीरे से प्ले करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगला लास्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इन स्टेटमेंट में कौन सा सही है, कौन सा ट्रू है। सिमिट्री, मैंने एक वीडियो में सिमिट्री के बारे में डिटेल में समझाया था, मैं एक हिंट दे देता हूं बस। सिमिट्री वो रेखा होती है जो किसी भी पिक्चर को बराबर हिस्सों में बांट देती है। जैसे मैं अगर x की बात करूं तो ये वाली लाइन इस पूरे x को 2 बराबर हिस्सों में एक जैसे हिस्से में बांट देती है, तो ये क्या होगा, लाइन ऑफ सिमिट्री हो जाएगा। ठीक उसी तरह अगर ये लाइन है, ये लाइन भी इस x को 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है, तो ये इसका लाइन ऑफ सिमिट्री हो जाएगा। सिमिट्री लाइन जो होती है वो किसी भी पिक्चर को, किसी भी साइन को बराबर हिस्सों में बांट देती है, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला पॉइंट है अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 10 साइड हैज 10 लाइन ऑफ सिमेट्री। देखिए पहली चीज मैं बता दूं कि किसी भी पॉलीगन में, क्वाड्रिलेटरल में जितने साइड्स होते हैं उतनी ही उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, ठीक है। किसी भी पॉलीगन में जितने साइड हैं उतनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। अब एक पॉलीगन जिसका 10 साइड है उसमें 10 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, तो ये पॉइंट सही है, ठीक है। अब बाकी मैं डिटेल आंसर तो इसका फर्स्ट होगा, लेकिन मैं समझा देता हूं कि बाकी 3 गलत कैसे हैं, क्योंकि उससे बहुत सारी आइडिया आपको लग जाएगी। दूसरा पॉइंट कह रहा है अ सर्कल हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। कह रहा है एक सर्कल में कोई भी सिमेट्री लाइन नहीं होती है, लेकिन सर्कल में ही तो सबसे ज्यादा सिमेट्री ऑफ लाइन होती है ना। कोई भी ऐसी लाइन जो केंद्र से होके गुजर रही है वो क्या कर रहा है, जिसको डायमीटर कहते हैं, ये डायमीटर है ना, तो डायमीटर सर्कल का सिमेट्री है, 2 बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। और ये कह रहा है सर्कल के कोई भी सिमेट्री नहीं होती है, तो ये गलत है, ठीक है। उसी तरह तीसरा है एन एंगल हैज 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। एक जो कोण है इसकी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, ये बिल्कुल गलत है। एंगल की सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है जी इसको बीच में बांटती है। जैसे अगर टोटल ये एंगल 60 है तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगी जो इसको 30 और 30 के बराबर हिस्सों में बांट देगी। तो एक एंगल का सिर्फ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होता है, एक होता है, तो ये भी गलत है। और तीसरा कह रहा है रेगुलर हेक्सागन हैज 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। हेक्सागन में कितने साइड होते हैं, 6 साइड होते हैं। हेक्सागन में 6 साइड होता है, तो टोटल कितनी सिमेट्री लाइन होगी। मैंने पहले पॉइंट में बोला कि जितने साइड होंगे उतनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। हेक्सागन में 6 साइड होते हैं तो 6 सिमेट्री होनी चाहिए, ठीक है। और इस पॉइंट में क्या कह रहा है कि हेक्सागन हैज 4 लाइन ऑफ सिमेट्री, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ये वीडियो खत्म होता है। ये बहुत लेंदी वीडियो हो गया है, लेकिन ये पेपर 2 का वीडियो था। पेपर 2 जिसमें 20 क्वेश्चन कंटेंट के आते हैं, 10 क्वेश्चन पेडागोजी के आते हैं। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।